जय हिंद। आप लोगों के सामने मैं जीव विज्ञान का फैकल्टी दिव्य क्लासेस की तरफ से, जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया है कि बोर्ड में 80 से 85% लाना है ना, तो लाना ये है। तो जीव विज्ञान में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो बोर्ड में क्लास 9 में भी, क्लास 10 में भी पूछता है और क्लास 12 में भी पूछता है। तो वो टॉपिक है परागण। इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। जान ही रहे हैं आप लोग, जान रहे हो ना? परागण परागण कहते किसे हैं? डिफिनेशन एग्जाम में पूछता है हमेशा। परागण की डिफिनेशन क्लास में तो हम बताए ही हैं। देखो, डायग्राम के माध्यम से हम बायोलॉजी को आसान करते हैं। बायोलॉजी को डायग्राम के माध्यम से हम आसान करते हैं। होता क्या, तुमको फ्लावर्स के पार्ट्स पता ही हैं। इसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं ना। और परागकोश के अंदर परागकण भरा होता है। और इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका है। और इस वाले ये पूरा पार्ट पुमंग कहलाता है या पुंकेसर कहलाता है? कहलाता है ना। और ये स्त्री केसर या जायांग कहलाता है। ठीक, तो हम लोग इसकी परिभाषा, परागण की परिभाषा होती क्या है? एकदम आसान सी परिभाषा। तुमको पता है कि परागकोश के अंदर परागकण बन रहा है, और जब परागकण परिपक्व हो जाता है, बन जाता है, तो ये परागकण फट करके परागकोश फट जाता है और परागकण जो है वर्तिकाग्र पे चला आता है। तो परिभाषा तुम्हारी हो गई। बस यही क्या है? परागण है। तो हम परिभाषा इसकी क्या लिखते हैं कि परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। ठीक, समझ में आया? परागकोश से परागकण निकल रहे हैं और आ रहे हैं कहाँ पे? वर्तिकाग्र पे। तो यही क्या हो जा रहा है? प्रोसेस परागण हो जा रहा है। ठीक, तो परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। ठीक, और उसके बाद से अब परागण जो है 2 प्रकार का हो सकता है। परागण कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का। तो परागण के प्रकार, तो परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, तो अगर नोट करना है तो कर लीजिए। मिटा रहे हैं। परागण के प्रकार, तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या है? परागण स्वपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? तो इसको भी डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। कोई पुष्प है, इस पे इसका परागकोश है और परागकोश के अंदर परागकण है। तो स्वतः ही ये क्या हो, फट करके इसमें परागकण गिर जाए परागकोश से, तो इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। मतलब कि अपने आप गिर जाए इसमें, तो क्या कहेंगे? इसको स्वपरागण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी पुष्प में किसी पराग कोश से स्वतः ही
पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर आना। स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, तो किसी पराग कोश से स्वतः ही पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर आना स्वपरागण कहलाता है। मतलब इसका तुमको अगर थ्योरी पता रहेगी तो तुम डिफिनेशन कैसे ही बना सकते हो। इसमें क्या है, खुद का पराग कोश है, पराग कोश है, इसमें परागकण बना होगा और खुद के वर्तिकाग्र पे चला आया और स्वतः आया है बिना किसी माध्यम के, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे स्वपरागण कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? नोट करना है, कर लीजिए। बता दीजिए सर। परागण का दूसरा प्रकार है पर परागण। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या हो कि अगर कोई पुष्प हो, कोई पुष्प हो, इसका फीमेल पार्ट कहीं और मेल पार्ट कहीं और हो, यहां से ये स्वतः तो नहीं आ पाएगा, इसको लाने के लिए कोई ना कोई कारक चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कोई कारक, मान लेते हैं कि कोई कीट है, इस ये परागकणों को उठा करके लाया यहाँ पे, तो भी परागण हुआ, लेकिन किसी न किसी कारक के माध्यम से हुआ। मान लेते हैं कोई जलीय पौधा है, जल में परागकण गिरा और जल के माध्यम से यहाँ पहुंचा, तो ये भी कोई कारक है, जल भी एक कारक है। किसी पक्षी के माध्यम से पहुंचा तो पक्षी भी एक कारक हो सकती है। जंतु हुआ जैसे चमगादड़, और फिर चिड़िया, कोई पक्षी हुई, वो भी क्या हो सकती है, कोई कारक हो सकती है। वायु कारक हो सकता है। तो हम लोग पर परागण में क्या कहेंगे कि वह किसी पराग कोश से परागकणों का निकल करके स्वतः नहीं, यहाँ पे स्वतः नहीं जा रहा है, यहाँ किसी माध्यम से जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, किसी पराग कोश से परागकणों का किसी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र पर परागण कहलाता है। किसी पराग कोश से परागकणों का निकलकर किसी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र पर जाना पर परागण कहलाता है। और इन्हीं कारकों के आधार पे ये कारक कहें या माध्यम कहें, तो इन्हीं कारक या माध्यम के आधार पे पर परागण को हम लोग 3 या 4 टाइप से बांट देते हैं। तो इसके भी कुछ प्रकार हैं। जल के द्वारा होगा तो उसे जल परागण कहेंगे, वायु द्वारा होगा तो उसे वायु परागण कहेंगे, कीटों के द्वारा होगा तो उसे कीट परागण कहेंगे, जंतु द्वारा होगा तो उसे जंतु परागण कहेंगे। और एक और परागण आ जाता है जिसे हम लोग कृत्रिम परागण भी कह देते हैं। कृत्रिम परागण कह देते हैं। कृत्रिम परागण जो मेंडल्स का नियम पढ़ा होगा उसे पता होगा कृत्रिम परागण कैसे करते हैं। तो ओवरऑल पर परागण क्या है, तो किसी पराग कोश से परागकणों का किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र पे जाना। तो यहाँ पे माध्यम क्या हो सकते हैं, जल हो सकता है, तो जल के द्वारा होगा तो उसे जल परागण कहेंगे। बस इसमें क्या करना है कि किसी पराग कोश से परागकणों का निकल करके जल के द्वारा वर्तिकाग्र पे जाना जल परागण कहलाता है।
यहाँ पे माध्यम की जगह वायु लगा देंगे तो वायु परागण हो जाएगा, कीट लगा देंगे तो कीट परागण हो जाएगा, जंतु लगा देंगे तो जंतु परागण हो जाएगा। और कृत्रिम मतलब कि मनुष्यों के द्वारा लैब में आर्टिफिशियली कराना कृत्रिम परागण कहलाता है। ठीक। जल वाले पौधे, जल परागण में क्या खासियत होती है कि पौधे जलीय होते हैं, कमल हो सकता है और लिली हो सकता है। वायु परागण की क्या खासियत हो सकती है, तो ये पुष्प प्रायः रंगहीन गंधहीन होते हैं। ठीक, जैसे गेहूं का फूल। ठीक। उसके बाद से कीट परागण में क्या खासियत होती है कि ये पौधे पराग से भरपूर होते हैं, सुगंधित होते हैं और रंगीन होते हैं, जिससे कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं पराग के लिए या सुगंध के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, परागण होता है, कीट करते हैं परागण। जंतु वाले में क्या है, जंतु वाले में भी पराग पाया जाता है, जिसकी वजह से जंतु परागण होता है। और कृत्रिम परागण कब कराते हैं हम लोग, जब क्रॉस कराना होता है, संकरण कराना होता है तो। ठीक है, मेंडल के लॉ में देखे थे हम लोग, तो कृत्रिम परागण उसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अपने क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे। 2 बार लाइक नहीं करिएगा, एक ही बार।